ये जो जेल आप देख रहे हो ये कोई आम जेल नहीं बल्कि इसे धरती का एक टुकड़ा नरक कहा जाता है, क्योंकि इस जेल के हर एक कैदी पहले से ही बहुत ही खतरनाक थे। लेकिन एक दिन हादसतन इसी खतरनाक जेल में फांस जाता है एक बहुत ही सीधा साधा लड़का जो दिल से बहुत अच्छा इंसान था। पर असल में उसके साथ ऐसा क्या हुआ था, क्यों उसे इतनी डरावनी जेल में लाया गया और आखिर में उसका अंजाम क्या हुआ। कहानी शुरू होती है थाईलैंड के एक शहर से, जहाँ हमें एक प्रिजन दिखाई देता है और ये प्रिजन थाईलैंड की सबसे डरावनी जेलों में से एक है, जहाँ बहुत ही खतरनाक कैदी रखे जाते हैं। अगर कोई आम कैदी गलती से भी इस जेल में पहुंच जाए तो कुछ ही पल में उसकी जिंदगी बिल्कुल नरक बन जाती है, क्योंकि इस जेल के रूल्स और सजाएं बहुत सख्त थीं। इसी जेल में हमें फैंगली नाम का एक लड़का नजर आता है। फैंगली बहुत ही सीधा साधा इंसान था और किसी वजह से वो इसी जेल में बंद है। लेकिन जेल में आने के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उसकी सादगी की वजह से हर रोज उस पर टॉर्चर होता था। अब उसकी जिंदगी का हर एक पल इस जेल में नर्क से कम नहीं है। लेकिन उसके साथ ऐसा क्यों हुआ और वो इस खतरनाक जेल तक कैसे पहुंचा, ये जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे लौटना होगा। फैंगली जब बहुत छोटा था वो एक बेहद गरीब फैमिली में पैदा हुआ था। उसके जन्म के थोड़े दिन बाद ही उसके पिता उसकी माँ को छोड़कर चले गए, इसलिए बचपन से ही वो अपनी माँ के साथ एक झुग्गी में रहता था। माँ बेटे किसी तरह बहुत मुश्किलों में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। जब फैंगली की उम्र सिर्फ 6 साल थी तभी से उसका सपना था एक बॉक्सर बनने का। उसे लगता था अगर वो बॉक्सर बन जाए तो अपनी माँ की हमेशा रक्षा कर पाएगा और बॉक्सिंग के जरिए पैसे कमाकर अपनी माँ की सारी परेशानियां दूर कर सकेगा। इसीलिए वो बचपन से ही बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता था। यहाँ तक कि वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए इलीगल बॉक्सिंग में भी हिस्सा लेने लगा ताकि अपनी माँ की मदद कर सके। लेकिन इसके चलते उसे कई बार अपने शरीर पर गहरी चोटें भी लगी। हालांकि उनके इलाके के लोग फैंगली और उसकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जब फैंगली छोटा था वो एक बार बहुत बीमार और भूखा पड़ गया था। उस वक्त उसकी माँ के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो उसके लिए दवा या खाना ला सके। मजबूरी में उस दिन फैंगली की माँ ने एक अमीर आदमी के सामने अपनी इज्जत कुर्बान कर दी और उसी दिन से उसने गलत रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। वो प्रोस्टिट्यूट बन गई और बाद में ड्रग डीलिंग का काम भी करने लगी। कई सालों तक वो ऐसे ही काम करती रही और इसी वजह से इलाके के लोग फैंगली और उसकी माँ दोनों से नफरत करने लगे। यहाँ तक कि फैंगली के हमउम्र बच्चे भी उसके साथ खेलना नहीं चाहते थे, इसलिए वो ज्यादातर वक्त उदास और अकेला रहता था। इसके अलावा जब भी वो स्कूल जाता तो वहाँ के स्टूडेंट्स से लेकर टीचर्स तक सब उसे और उसकी माँ को लेकर गंदी बातें करते थे। कोई उसकी माँ के बारे में बेहुदा सवाल पूछता तो कोई ताने मारता। लेकिन अगर कोई बात खुद फैंगली के बारे में होती तो उसे उतना बुरा नहीं लगता था जितना बुरा तब लगता जब कोई उसकी माँ के बारे में कुछ कहता, क्योंकि उसकी माँ चाहे जैसी भी हो उसे बहुत प्यार करती थी। इसलिए जब कोई उसकी माँ का अपमान करता तो फैंगली उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता था। बचपन से ही वो भारी मानसिक दबाव में जी रहा था। समाज से लड़ते लड़ते उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। भले ही वो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि अपनी माँ के किए कामों का मतलब समझ सके, लेकिन उसे इतना जरूर समझ में आता था कि उसकी माँ जो कर रही है वो गलत है। इसलिए वो अक्सर अपनी माँ से कहता, अगर जरूरत पड़ी तो मैं भूखा रह लूंगा, पर तुम ये गलत काम छोड़ दो ताकि समाज वाले हमारे बारे में कुछ न कहें। पर उसकी माँ के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो भी चाहती थी कि किसी अच्छे काम से अपनी जिंदगी सुधार ले, लेकिन समाज में उसके जैसे लोगों को कौन काम देता। जहाँ भी जाती लोग उसे बुरे प्रस्ताव देते, इसलिए मजबूरी में उसे वही रास्ता अपनाना पड़ा। इसी तरह कई साल बीत गए। अब फैंगली बड़ा हो चुका था, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन बचपन की तरह आज भी वो अकेला था। अब तो उसकी माँ भी उसके साथ नहीं थी, क्योंकि एक दिन उसके कुछ जानने वाले लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उसकी माँ ड्रग डीलर थी, इसलिए उसे लगभग 10 साल की जेल हो गई। तब से फैंगली बिल्कुल एक अनाथ की तरह अपनी जिंदगी जी रहा था। फिर भी उसमें कोई बुरी आदत नहीं थी। वो नशा नहीं करता था, न शराब न ड्रग्स। उसका सपना था कि वो एक अच्छा इंसान बने और इज्जत से जिंदगी जिए। एक दिन फैंगली अपने इलाके की एक दुकान पर गया जहाँ उसने एक बोतल दूध खरीदी, लेकिन वहाँ कुछ आवारा लड़के मौजूद थे। उन्होंने फैंगली को देखते ही उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वे आपस में ऊंची आवाज में बोल रहे थे, अरे ये तो अभी तक फीडर बॉटल छोड़ नहीं पाया, इसमें तो मर्दानगी की झलक तक नहीं है। जिसकी माँ प्रोस्टिट्यूट थी उसके बच्चे ऐसे ही होते हैं। पता नहीं इसकी माँ किस आदमी का नाजायज बच्चा पेट में लेकर घूम रही थी। फैंगली अब तक चुप था, लेकिन जब किसी ने उसकी माँ को गाली दी तो वो फट पड़ा। उसने गुस्से में उनसे लड़ाई शुरू कर दी। वो तो एक लड़के को चाकू से मारने ही वाला था कि तभी वहाँ डियाना नाम की एक लड़की आ गई। वो लड़की जबरदस्ती फैंगली को वहां से खींच कर ले जा रही थी। वो बार बार उसे कह रही थी कि लड़ाई मत कर, बस छोड़ दे। लेकिन पीछे से वो लड़के अब भी उसकी माँ के बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे थे, जिन्हें फैंगली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। डियाना उसे शांत रहने और अपना गुस्सा काबू में रखने को कह रही थी। दरअसल डियाना उसकी गर्लफ्रेंड थी। वो फैंगली से सच्चा प्यार करती थी। वो बार बार उसे उसके सपने की याद दिला रही थी। तुम्हें एक दिन बहुत बड़ा बॉक्सर बनना है, बहुत पैसा कमाना है, अपने सपने पूरे करने हैं, इसलिए यहाँ किसी झगड़े में मत पड़ो।
मारो। फैंगली खुद को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उन लड़कों में से एक ने फिर जोर से गाली दी, ए तू उस प्रोस्टिट्यूट का बेटा है। बस इतना सुनते ही फैंगली का सब्र टूट गया। गुस्से में उसने अपनी बंदूक निकाली और उस लड़के पर गोली चला दी। कुछ ही पलों बाद उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया। वो बंदूक तो हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए साथ रखता था, लेकिन आज वही बंदूक उसके जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंची और फैंगली को अरेस्ट कर लिया। अब हम उसे एक इन्वेस्टिगेशन रूम में देखते हैं, जहां पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी। ऑफिसर बार बार पूछ रहा था कि उसने उस लड़के को गोली क्यों मारी। फैंगली बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसने जानबूझकर नहीं किया, वो तो खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन वो लड़का लगातार उसकी मां को गालियां दे रहा था। गुस्से में उसने बिना सोचे समझे ऐसा कदम उठा लिया, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसकी बात नहीं मानता और उसे मारने लगता है। वो कहता है, इतनी बातें मत बना, साफ साफ अपना जुर्म कबूल कर। आखिरकार फैंगली टूट जाता है और मान लेता है कि गलती उसी से हुई है। इसके बाद हम फैंगली को प्रिजन वैन में देखते हैं। अब उसे थाईलैंड की एक बेहद खतरनाक जेल में भेजा जा रहा है, क्योंकि कोर्ट ने उसे 15 साल की सजा सुनाई है। हालांकि उसकी सजा इसलिए थोड़ी कम हुई क्योंकि उसकी उम्र अभी कम थी। थाईलैंड के कानून के मुताबिक वो अभी जुवेनाइल माना जाता था, वरना उसे इससे भी कहीं ज्यादा सख्त सजा मिलती। अब फैंगली जिस प्रिजन वैन में था, उसमें उसके बगल में एक और लड़का बैठा था। उसका नाम था सुपाचाय। वो बहुत ही शांत स्वभाव का था। पूरे रास्ते उसने फैंगली से एक भी शब्द नहीं कहा। उसे देखकर लगता था जैसे वो अंदर से बहुत टूटा हुआ और दर्द में है। बाद में पता चलता है कि एक दिन सुपाचाय अपने दोस्त के घर घूमने गया था, लेकिन अचानक उसके दोस्त को किसी का फोन आता है और वो बिना कुछ बताए घर से चला जाता है। सुपाचाय वहीं उसका इंतजार कर रहा था। तभी कुछ देर बाद वहां पुलिस पहुंच जाती है। वे पूरा घर छानबीन करते हैं और अंदर से एक डेड बॉडी बरामद करते हैं। पुलिस को शक होता है कि सुपाचाय ने ही मर्डर की है, इसीलिए वहीं पर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। हालांकि सुपाचाय बार बार समझाने की कोशिश करता है कि उसका उस लाश से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती, बल्कि उसे भी कई सालों की सजा दे दी जाती है। इसके बाद फैंगली और सुपाचाय दोनों को साथ में भेजा जाता है थाईलैंड की सबसे खतरनाक जेल में। इस जेल को वहां के लोग माफियाओं का अड्डा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ के हर एक कैदी बेहद हिंसक और निर्दयी था। अधिकतर कैदी यहाँ बूढ़े हो चुके थे, क्योंकि वे बहुत कम उम्र में जेल में आ गए थे और कई सालों से यही उनकी जिंदगी बन चुकी थी। सालों साल कैद में रहकर वे और भी खतरनाक बन गए थे। इस जेल के कैदी दो बड़े ग्रुप्स में बटे हुए थे, ब्लैक ड्रैगन और व्हाइट ड्रैगन। दोनों ग्रुप एक दूसरे के दुश्मन थे। ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का लीडर था ब्लैक ड्रैगन, जो इस जेल का सबसे खतरनाक और निर्दयी कैदी था। उसके अंदर जरा भी इंसानियत या रहम नहीं था। अगर कोई गलती से भी उसके खिलाफ कुछ बोल दे तो वो और उसका पूरा गैंग उसकी जिंदगी को नर्क बना देते थे। ब्लैक ड्रैगन चाहता था कि पूरी जेल में उसी का राज चले और हर कोई उसका गुलाम बने। दूसरी तरफ व्हाइट ड्रैगन था, जो बिल्कुल अलग तरह का इंसान था। उसके पास भी जेल में बहुत ताकत थी, लेकिन उसने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया, बल्कि जब भी ब्लैक ड्रैगन और उसके लोग किसी पर टॉर्चर करते, व्हाइट ड्रैगन अपनी टीम के साथ जाकर उस बेगुनाह की मदद करता। यानी व्हाइट ड्रैगन एक नेक दिल और इंसाफ पसंद इंसान था। लेकिन चूंकि ब्लैक ड्रैगन रोज किसी न किसी को सताता था, इसलिए इन दोनों ग्रुप के बीच हर दिन भयानक लड़ाइयां होती थी। और आज भी ये अलग नहीं था। आज भी किसी वजह से दोनों टीमों के बीच एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई। वहां एक टीम दूसरी टीम पर ऐसे टूट पड़ी कि कुछ ही पलों में बहुत लोग घायल हो गए। काफी देर तक ये लड़ाई चली। फिर खबर पाकर कुछ पुलिस ऑफिसर पहुंचे और जितनी जल्दी हो सके उन्होंने लड़ाई रोकने की कोशिश की। पुलिस वाले मारपीट करके किसी तरह हालात को काबू में लाए। दूसरी तरफ क्योंकि फैंगली और सुपाचाय आज नए कैदी थे, उन्हें वार्डन के कमरे में बुलाया गया। वार्डन ने उन्हें देखकर कहा, तुम लोग ठीक ठाक लग रहे हो, पर बदकिस्मती से तुम यहाँ फांस गए हो। खैर, तैयार हो जाओ, दुनिया का असली नरक तुम्हें अब दिखेगा। ये बात सुनते ही दोनों बहुत डर गए। फिर वार्डन उन्हें एक कमरे में लेकर गया, जो असल में नई नई कैदियों को सेल भेजने से पहले तैयार करने वाली रूम थी। फैंगली को वहाँ एक कुर्सी पर बिठाया गया और एक कैदी उसकी तैयारी करने आया, क्योंकि यहाँ के सारे काम कैदी ही करते थे। वह कैदी फैंगली के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा था और फिर उसने फैंगली के सारे बाल काट दिए। ये यहाँ का एक कायदा था। सब कुछ सुपाचाय वहीं बैठकर देख रहा था। सुपाचाय बहुत डरपोक स्वभाव का लड़का था, इसलिए वो इस सूरत देखकर बहुत डरा और बैठकर रोने लगा। लेकिन जितना टॉर्चर हुआ, फैंगली किसी तरह डरकर नहीं हटा, इसलिए उस कैदी ने उसे और पीटा। वहीं यही व्यवहार सुपाचाय के साथ भी किया गया। फिर दोनों की पूरी तरह तैयारी करके उन्हें सेल में भेजने की व्यवस्था की गई। इस जेल में 2 ग्रुप थे, इसलिए नए कैदी आने पर उन्हें किसी एक ग्रुप में डाल दिया जाता था। फैंगली और सुपाचाय को ब्लैक ड्रैगन के ग्रुप में भेजा गया। फैंगली बहुत बहादुर था, इसलिए उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, पर सुपाचाय डर और घबराहट से रात में सो ही नहीं पाया। आधी रात को देखा गया कि उनके पास ब्लैक ड्रैगन का एक आदमी जिसका नाम मैड डॉग था आया। उसने कहा, तुम दोनों आज नए आए हो तो बॉस तुम्हें मिलना चाहते हैं, मेरे साथ चलो, बॉस से मिलने चलो। लेकिन फैंगली ने कहा कि हम दोनों बहुत थके हुए हैं, अभी नहीं मिल सकते, अगर जरूरत है तो बॉस खुद आकर मिल लें। ये सुनकर मैड डॉग हंसा और बोला, तुम यहाँ नए हो, कुछ नहीं जानते, बॉस के ऑर्डर को न मानने का क्या अंजाम होगा, समझ रहा है, बॉस
बॉस तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा, मार मार कर खत्म करवा देगा। पर ये सब सुनकर भी फैंगली पर बड़ा असर नहीं हुआ। पर हुआ कुछ ऐसा, सुपाचाय बहुत डर के मारे टूट गया। मजबूरी में वो ब्लैक ड्रैगन के सामने जाकर घुटनों पर गिर गया, रुलाते हुए हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। उसने बार बार कहा कि अगर उसने कोई गलती की हो तो उसे माफ कर दिया जाए। ब्लैक ड्रैगन उसे पास बुलाता है और धीरे धीरे उसके साथ अशोभनीय इशारे करने लगता है। सुपाचाय उस सब से सिहर उठता है और बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर ब्लैक ड्रैगन कुछ मीठी सी बातों से उसे बहलाने की कोशिश करता है। तू बहुत सुंदर दिखता है, मुझे तू पसंद आया। और फिर उससे नाजायज काम करवाने की बात करता है। सुपाचाय बार बार माफी मांगता रहता है पर मानने से इनकार कर देता। तभी ब्लैक ड्रैगन उसे दो विकल्प देता है, या तो वह उसकी हर इच्छा पूरी करेगा या फिर उसकी पूरी टीम के सामने उसे उसी तरह चलना होगा जो वे कहेंगे। हर काम उसे अकेले करना होगा और रोज रोज मारपीट सहनी पड़ेगी। साथ ही ब्लैक ड्रैगन साफ कहता है कि ऑर्डर उसने आदेश न माने तो उसे कभी भी मार भी डाला जा सकता है। तय करना अब पूरी तरह सुपाचाय की मर्जी था। बेहद डर के बीच सुपाचाय चुप बैठकर आखिरकार ब्लैक ड्रैगन की शर्त मान लेता है। उसके बाद ब्लैक ड्रैगन और उसके लोग उस पर टॉर्चर शुरू कर देते हैं। फिर ब्लैक ड्रैगन के लोग फैंगली को भी वहां लेकर आते हैं। ब्लैक ड्रैगन वही चीज फैंगली से करवाने की कोशिश करता है, मगर फैंगली के लिए अपनी आत्मसम्मान सबसे पहले था। वह एक लड़के के रूप में कभी भी ऐसी चीज स्वीकार नहीं करेगा। उसने कड़ा इनकार कर दिया और कहा कि वह मर भी जाए तो कभी राजी नहीं होगा। ये सुनकर ब्लैक ड्रैगन भड़क जाता है। फिर वे लोग मिलकर फैंगली पर जानवरों जैसा टॉर्चर करते हैं। वे उसे पूरी रात पीटते हैं, इतना कि वह पूरी तरह लहूलुहान हो जाता है। जब उसकी हालत बिल्कुल नाजुक हो जाती है और वह मौत के कगार पर पहुंच जाता है, तब ब्लैक ड्रैगन आखिरकार उसे छोड़ देता है। फैंगली बेहोश होकर गिर पड़ता है। कुछ घंटों बाद जब फैंगली को होश आता है तो उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जहां चोट के निशान न हो। आंखों पर भी चोट लगने की वजह से उसकी नजर धुंधली हो गई थी। सुबह होते ही सारे कैदी खाने के लिए चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं व्हाइट ड्रैगन और उसकी पूरी टीम को। व्हाइट ड्रैगन का सबसे करीबी आदमी था हुआंग। हुआंग व्हाइट ड्रैगन से कहता है, बॉस आपने सुना हमारे जेल में दो नए लड़के आए हैं। उनमें से एक का नाम है फैंगली। सुना है वो काफी हिम्मती है, किसी से डरता नहीं। एक मामूली झगड़े में उसने किसी को गोली मार दी थी और इसी वजह से उसे 15 साल की सजा हुई है। व्हाइट ड्रैगन ये सुनकर बस ठंडे स्वर में कहता है, लोगों की बातें छोड़, अपना काम कर, चुपचाप खाना खा। दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन और उसके गुंडे पिछली रात के हादसे पर हंस रहे थे, कैसे उन्होंने दोनों नए लड़कों पर जुल्म किए। थोड़ी देर बाद फैंगली वहां आता है क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन उसकी भयानक हालत देखकर सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। फैंगली जैसे ही खाना लेकर बैठने जाता है, तभी ब्लैक ड्रैगन का आदमी मैड डॉग उसके पास आता है और लात मारकर उसकी पूरी थाली गिरा देता है। फैंगली के भीतर गुस्से की आग भड़क उठती है, मगर वह खुद को संभालता है और जमीन से खाना उठाने लगता है। पर मैड डॉग बार बार उसकी थाली पर लात मारता रहता है। यह सब देखकर हुआंग को बहुत बुरा लगता है। वह मैड डॉग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी व्हाइट ड्रैगन उसे रोक देता है। वह कहता है, हमारे ग्रुप को उनके ग्रुप से कोई झगड़ा नहीं करना। पिछली बार की लड़ाई याद है ना? मेन ऑफिसर ने साफ मना किया है, कोई भी टीम दूसरी टीम के मामले में नहीं बोलेगी। फिर नहाने का वक्त आता है। व्हाइट ड्रैगन और उसकी टीम साथ में नहाते हैं, हंसते बातें करते, जैसे ये उनका छोटा सा एंटरटेनमेंट टाइम हो। सब व्हाइट ड्रैगन को बहुत मानते थे क्योंकि वो अपने ग्रुप के लोगों से अच्छा व्यवहार करता था। इसी बीच फैंगली भी नहाने के लिए वहां आता है। कुछ और कैदी भी मौजूद थे। तभी कुछ देर में ब्लैक ड्रैगन अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचता है। ब्लैक ड्रैगन मुस्कुराते हुए कहता है, हमारे बाथरूम में नहाना फ्री नहीं है, इसके लिए तुझे पे करना होगा और तुझे पता है किससे पे करना है। फैंगली गुस्से से उसकी आंखों में देखता है और कहता है, तूने पहले ही साबित कर दिया कि तेरे अंदर मर्दानगी नाम की कोई चीज नहीं है। इतना घिनौना काम करके तुझे शर्म नहीं आती? ये सुनकर ब्लैक ड्रैगन आग बबूला हो जाता है। उसके आदमी मिलकर फैंगली को बेरहमी से पीटने लगते हैं। फिर ब्लैक ड्रैगन खुद उसके सीने पर पूरी ताकत से मारता है। फैंगली दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ता है। फिर ब्लैक ड्रैगन सुपाचाय को वहां ले आता है और उससे कहता है कि अपनी पूरी ताकत लगाकर फैंगली को लात मार। पर सुपाचाय ऐसा कोई निर्दोष इंसान को चोट पहुंचाने के काबिल ही नहीं था, इसलिए वह यह काम करने से इनकार कर देता है। इनकार करते ही ब्लैक ड्रैगन उस पर ही टॉर्चर शुरू कर देता है और कहता है कि अगर तू फैंगली को नहीं मारेगा तो तुझे खुद सजा भोगनी पड़ेगी। ये कहकर ब्लैक ड्रैगन उसे जबरन ले जा रहा था। सुपाचाय बहुत डर जाता है और मजबूरी में वह तैयार हो जाता है। वो घबराकर फैंगली के सामने खड़ा होता है। उसके पैर जोर से कांप रहे थे। कई कोशिशों के बाद वह आखिरकार फैंगली पर एक लात मार देता है। लात इतनी जोर से लगी कि फैंगली धड़ाम से गिर पड़ता है। तब ब्लैक ड्रैगन उसे और भी मारने लगता है। फिर वह मैड डॉग को कहता है कि अब तुम मन से लात मारो। पर मैड डॉग मारने से पहले फैंगली को बहुत गंदी गालियां देता है। जब वह फैंगली की मां के बारे में गाली देता है और फिर मारने आता है तो फैंगली के अंदर अचानक किसी अजीब शक्ति की लहर सी उठती है। वह अपने हाथ से मैड डॉग का विरोध करता है। फैंगली की यह ताकत देखकर सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ विरोध ही उसका सबसे बड़ा गलती बन जाता है, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन और उसकी पूरी टीम फिर से मिलकर फैंगली पर टूट पड़ती है। वे मिलकर उसे बुरी तरह पीटते हैं। सुपाचाय वहां बेसहारा सा सब देखता रहता है, क्योंकि उसके लिए उनके खिलाफ लड़ पाना नामुमकिन था।
मार खाते खाते जब फैंगली बिल्कुल बेहोश सा और निसारे हो जाता है तब ब्लैक ड्रैगन अपनी टीम लेकर वहां से चला जाता है। इसी बीच फैंगली के बचपन की यादें उसके जहन में जवां हो आती हैं, जिस वक्त वह अपनी मां के लिए पैसे कमाने के लिए इल्लीगल फाइट करता था। कम उम्र होने के बावजूद वह एक बहुत अच्छा फाइटर था, पर एक दिन लड़ते लड़ते वह घायल हो गया और उसका जिस्म बुरी तरह चोटिल हो गया। घर लौटकर उसकी मां ने वह हाल देखा तो बहुत दुखी हुई और उसी दिन उसने उससे कहा कि अब वह फिर किसी तरह की फाइट न करे। फिर सुपाचाय फैंगली के पास आकर बार बार माफी मांगता है, कहता है कि चाहे उसने मन से कुछ नहीं किया पर उसके वजह से फैंगली को चोटें सहनी पड़ी और यह बात उसे भीतर तक तड़पा रही है। फैंगली उसे सांत्वना देता है और कहता है कि इसमें तेरा कोई दोष नहीं है और वह उससे नाराज भी नहीं है। सुपाचाय फिर एक संतरा निकाल कर देता है और कहता है, संतरा खा, तेरी चोटें जल्दी भर जाएंगी। वह संतरा उसने चुरा कर लाया था। संतरा खाते हुए फैंगली बैठकर पहले वह खाता है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। सुपाचाय जब प्रिजन के मैदान में पहुंचता है तो वहां सारे कैदी एकत्रित थे और पहुंचने में वह देर कर गया होता है। यह देखकर ब्लैक ड्रैगन और मैड डॉग समझ जाते हैं कि सुपाचाय असल में फैंगली के साथ था और उसने फैंगली की मदद की है। इसके बाद मैड डॉग खुलेआम सुपाचाय पर नफरत दिखाते हुए उसको पीटने लगता है। ठीक उसी वक्त फैंगली वहां पहुंचता है और चीख कर मैड डॉग को चुनौती देता है, तू सबके सामने मुझे चुनौती दे रहा है? अगर हिम्मत है तो मुझे हरा कर दिखा, हमारे बीच आज ही जंग कर। मैड डॉग हंसता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर जैसे ही उनकी झड़प शुरू होने वाली होती है हुयांग और व्हाइट ड्रैगन वहां आ पहुंचते हैं। हुयांग मैड डॉग से कहता है कि मामले को इतना बढ़ा चढ़ा कर मत कर, अभी तो वो पहले ही फैंगली को बुरी तरह घायल कर चुके हैं, अगर अब उनसे जंग करेंगे तो फैंगली मर भी सकता है। ये सुनकर मैड डॉग हुयांग से कहता है, तुझे फैंगली पर इतना रहम आ रहा है? ठीक है तो तू मेरे साथ लड़, अगर मुझे हरा दिया तो मैं फैंगली और सुपाचाय को अपनी टीम में ले लूंगा और वो हमेशा के लिए हमारे अधीन हो जाएंगे। पर सुपाचाय को मैं किसी भी हाल में नहीं दूंगा क्योंकि बॉस को सुपाचाय पसंद है। दूसरी तरफ हुयांग हर कीमत पर सुपाचाय को अपनी टीम में लेना चाहता था। इसी मुद्दे पर बहस शुरू हो जाती है और बात बहुत जोरदार झगड़े की तरफ जा पहुंचती है। दोनों ग्रुप आपस में बड़े अटैक में उलझने वाले थे। ठीक उसी समय व्हाइट ड्रैगन वहां पहुंचता है। वह हुयांग से कहता है कि अगर यहाँ दो टीमों के बीच लड़ाई होगी तो कई लोग मर सकते हैं, इसलिए किसी को बेवजह चोट पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम कम से कम एक इंसान को बचा सकते हैं तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ब्लैक ड्रैगन सुपाचाय को पसंद करता है, इसलिए वह उसके ऊपर फैंगली जैसा टॉर्चर नहीं करेगा। यही सोचकर व्हाइट ड्रैगन हुयांग से कहता है कि अब तू फैंगली के लिए लड़े। इसके बाद वहां एक फाइट होती है। उस रात के बाद फैंगली अब व्हाइट ड्रैगन की टीम में शामिल हो जाता है, यानी हुयांग उस दिन की फाइट का विनर बनता है। रात होने के बाद भी फैंगली सो नहीं पाया। हुयांग और व्हाइट ड्रैगन उसके पास जाकर पूछते हैं कि उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही और क्यों वह सो नहीं रहा। फैंगली उनसे पूछता है कि उन्होंने उसकी मदद क्यों की। हुयांग जवाब देता है, मैं कभी भी किसी इंसान पर टॉर्चर सहन नहीं कर सकता, मुझे दया होती है लेकिन मैं उसे आसानी से जाहिर नहीं करता। ये सुनकर फैंगली दिल से उन्हें धन्यवाद देता है और वादा करता है कि वह अब व्हाइट ड्रैगन की बातें मानेगा और इस ग्रुप के सारे रूल्स का पालन करेगा। फिर वह उन्हें सोने के लिए कहता है और बताता है कि कल वह उसके चोट वाले हिस्सों का इलाज करेगा। इस बीच ब्लैक ड्रैगन फिर से सुपाचाय के पास आता है और उससे अशोभनीय काम करवाने की कोशिश करता है। आज सुपाचाय किसी भी तरह उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। इसी कारण ब्लैक ड्रैगन उसे बुरी तरह पीटता है और उसका बिस्तर भी छीन लेता है। कहता है कि अब से उसे फ्लोर पर सोना होगा। कुछ दिन ऐसे ही बीते हैं। अब फैंगली काफी बेहतर हो चुका है और उसकी टीम उसे बहुत पसंद करती है। हुयांग उसे अपना छोटा भाई मानता है और व्हाइट ड्रैगन एक बड़े भाई की तरह उसकी खूब देखभाल करता है। पूरी टीम हमेशा आनंद में रहती है, खेल खेलते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं और हंसी मजाक में अपने दिन बिताते हैं। ये सब चीजें फैंगली को बहुत भाती हैं। फैंगली को इस टीम में आकर जैसे नया जीवन मिल गया हो। लेकिन दूसरी तरफ सुपाचाय की जिंदगी धीरे धीरे नरक में बदल रही थी। ब्लैक ड्रैगन की टीम में सब लोग उसके ऊपर टॉर्चर करते थे। पूरी टीम के सारे काम सुपाचाय पर थोप दिए जाते थे और रात में उसे अलग से टॉर्चर भी सहना पड़ता था। ऐसे कई दिन बीते हैं। एक दिन फैंगली के पास उसकी गर्लफ्रेंड डियाना आती है। फैंगली उसे देखकर बहुत खुश होता है और डियाना भी उसे देखकर भावुक हो जाती है। वह कुछ समय चुप रहती है और फिर कहती है, तुमसे पहले मैंने कहा था कि गुस्से में ऐसा कुछ मत करना। तुम जानते हो कि हमारा एक फ्यूचर है, लेकिन फिर भी तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी। आज मैं सिर्फ तुमसे मिलने नहीं आई बल्कि एक बात बताने भी आई हूँ। मेरे फैमिली ने मेरा शादी तय कर दिया है। मेरे पिता की बीमारी की वजह से मैं उन्हें मना नहीं कर पाई और मान भी लूं तो क्या कर पाती? क्या मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकती थी? मुझे भी मजबूर होकर राजी होना पड़ा। ये सुनकर फैंगली वहां रोने लगता है और बार बार कहता है कि वह शादी रद्द कर दे। डियाना उसे कहती है, अब मेरे पास कुछ भी करने का नहीं है फैंगली, मैं बहुत असहाय हूँ। तुम्हें जो दुख हो रहा है मुझे भी वैसा ही दुख हो रहा है, लेकिन परिस्थितियां हमें अलग कर रही हैं। फिर डियाना उसे बताती है कि कुछ दिन पहले फैंगली की माँ जेल में ही मर गई थी और उसने अपने हाथों से फैंगली की माँ के फ्यूनरल का सारा काम कर दिया, जो बेटे के रूप में फैंगली को करना चाहिए था। डियाना उसे कहती है कि जब तू जेल से बाहर निकलेगा तो अपने जीवन को नए सिरे से शुरू कर और अतीत के सारे दुख भूल जाए। वह तब सबसे ज्यादा खुश होगी जब फैंगली को खुश और सफल देखेगी। ये कहकर डियाना वहां से चली जाती है। फैंगली वहां चिल्लाते हुए रोता है। फिर
फिर कुछ देर बाद खुद को शांत कर जेल लौटता है। वहां पहुंचते ही वह देखता है कि हुयांग और मैड डॉग अपनी टीम के साथ लड़ रहे हैं। फैंगली भी बीच में जाकर लड़ाई में शामिल हो जाता है। ऐसे ही दोनों ग्रुपों के बीच लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई जब गंभीर स्तर तक पहुंचती है तभी जेल में इमरजेंसी अलार्म बजता है। सभी कैदी तुरंत हाथ ऊपर करके लेट जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो पुलिस आकर उन्हें पीट देगी। तभी फैंगली के पास व्हाइट ड्रैगन आकर लेट जाता है और कहता है, इसीलिए मैं उनसे लड़ना नहीं चाहता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम लोग उनकी टीम से दूर रहो, क्योंकि वे छोटी छोटी बातों पर बड़े झगड़े कर लेते हैं। जो चाहे झगड़ा कर लें, पर मैं अब उनकी नाक में दम कर दूंगा। मैं ऐसे लड़ूंगा कि वे फिर किसी पर अन्याय करने की हिम्मत न कर पाए। फैंगली से व्हाइट ड्रैगन पूछता है, क्या तुम वाकई उन्हें रोकेगा? क्या तुम ऐसा करना चाहते हो? फैंगली बोले, हाँ। व्हाइट ड्रैगन कहता है, ठीक है, तो मैं ब्लैक ड्रैगन को चैलेंज करूंगा, ताकि इस हफ्ते वे हमारे पास आकर टकराइए। हम उन्हें हराकर दिखाएंगे। उस रात बाद में मैड डॉग सुपाचाय के पास आता है और फिर से उससे खराब काम करवाने की कोशिश करता है। सुपाचाय बार बार माफी मांगता है और विनती करता है कि उसे छोड़ दिया जाए, पर मैड डॉग उसे बुरी तरह पीटा रहता है। धीरे धीरे सुपाचाय पूरी तरह से बेहोश सा हो जाता है। फिर मैड डॉग और उसके साथियों ने उस पर जोरदार टॉर्चर किया। जब उनका घिनौना काम खत्म हो जाता है तब मैड डॉग अपने गैंग के बाकी लोगों से पूछता है कि क्या वे भी सुपाचाय का इस्तेमाल करना चाहेंगे। फिर कई लोग वहां इकट्ठा होकर उस रात सुपाचाय पर बुरे बर्ताव करने लगते हैं। सुपाचाय की इतनी दर्दनाक हालत देकर भी किसी के दिल में दया नहीं आती। सब अपनी क्रूरता पूरा करके उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं और वो पूरी रात वहीं बेहोश पड़ा रहता है। फिर दूसरी तरफ देखा गया कि मैड डॉग किसी जगह से 2 चाकू लेकर आता है, पर किस काम के लिए उसने चाकू लाए ये समझ में नहीं आ रहा था। वह चाकुओं को एक कागज पर रखता है और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। अगले दिन सुबह दोनों ग्रुप एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, लेकिन आज ब्लैक ड्रैगन और उसकी पूरी टीम अपना खाना छोड़कर व्हाइट ड्रैगन की टीम को घूर रहे होते हैं। वहीं व्हाइट ड्रैगन, हुआंग, फैंगली और बाकी सब मिलकर हंस खेल कर खाना खा रहे होते हैं। हुआंग के पास जो चावल थे वह सबके साथ बांटकर खाना चाहता था। जब फैंगली वही चावल अपने प्लेट में लेने जाता है, ठीक उसी वक्त सुपाचाय आकर वह चावल की कटोरी ले लेता है। फैंगली उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें इतनी भूख लग गई? सुपाचाय उसकी तरफ देखकर बहुत भावुक हो जाता है और सबके सामने वह खुद ही वो चावल खा खत्म कर देता है। कुछ ही देर में देखा जाता है कि सुपाचाय के गले से जोरदार खून बहने लगता है, क्योंकि असल में हुआंग के खाने में वे चाकू के टुकड़े मिलाए गए थे जो मैड डॉग ने कल रात छोटे टुकड़ों में काट कर रखे थे। सुपाचाय की हालत देखकर अब किसी के पास इस घटिया हरकत का शक रह ही नहीं जाता। ये सब ब्लैक ड्रैगन के लोगों ने किया था। सुपाचाय की हालत देखकर व्हाइट ड्रैगन की टीम के सब लोग दहल जाते हैं और फैंगली को बेहद दर्द होता है। वह चीख कर पुलिस बुलाने लगता है ताकि सुपाचाय का इलाज हो सके, पर गले की नली कट जाने के कारण कुछ ही देर में सुपाचाय वहीं मौत के मुंह में चला जाता है। फैंगली इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता और क्रोध में वह मैड डॉग को मार डालने की कोशिश करता है। ठीक उसी वक्त व्हाइट ड्रैगन आगे बढ़कर बीच में आ जाता है और वो गुस्से में ब्लैक ड्रैगन के सामने खड़ा होकर कहता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम और तुम्हारी टीम ऐसे घिनौने काम कर रहे हो। हमने अब तक किसी तरह की दिक्कत नहीं चाहिए और इसलिए चुप रहे, पर अब और नहीं। कमजोरों के पीछे पड़ना छोड़ो। अगर हिम्मत है तो मेरे साथ लड़ो, और अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हारी पूरी टीम का नाम मिटा दूंगा। मैं इस कैद खाने में शांति कायम करूंगा। ब्लैक ड्रैगन इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसे भी व्हाइट ड्रैगन की टीम को मिटा देने की चाह थी, ताकि वह इस जेल का अकेला डॉन बन सके। अगले सुबह जब व्हाइट ड्रैगन और उसकी पूरी टीम नहाने के बाद बाहर आते हैं तो व्हाइट ड्रैगन फैंगली को देखता है, जो अब भी बहुत व्यथित दिख रहा था। फैंगली व्हाइट ड्रैगन से कहता है कि यहाँ आने के बाद से उसने सुपाचाय को अपना छोटा भाई मान लिया था, क्योंकि सुपाचाय ही पहला इंसान था जिसने यहाँ आकर उसकी परवाह की थी। ये सुनकर व्हाइट ड्रैगन कहता है, ठीक है, अपनी सारी आग दिल में समेट कर रखो। कल ब्लैक ड्रैगन की टीम के साथ हमारी बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, तब तुम अपना सारा गुस्सा निकाल देना। उन्हें जितना जोर लगे उतना मारो, ताकि वे कभी किसी के साथ अन्याय करने की हिम्मत न कर सकें। फिर अगली सुबह व्हाइट ड्रैगन अपनी पूरी टीम लेकर जेल के मैदान में पहुंचता है और वे सब ब्लैक ड्रैगन और उसकी टीम का इंतजार करने लगते हैं। उन सबके दिलों में सिर्फ गुस्सा था और वे आज किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटने वाले थे। थोड़ी ही देर में ब्लैक ड्रैगन और उसकी पूरी टीम वहां पहुंचती है और देखते ही देखते दोनों टीमों के बीच एक लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां दोनों तरफ जो जितना कर सके एक दूसरे को उसी तरह चोट पहुंचाते हैं। नतीजा ये हुआ कि वहां कई लोग घायल हो जाते हैं। इसी बीच ब्लैक ड्रैगन व्हाइट ड्रैगन को हराते जा रहा था, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन सचमुच बहुत ताकतवर था। लेकिन जब लड़ाई में व्हाइट ड्रैगन उसके हाथों से छूटने लगा तो ब्लैक ड्रैगन ने अपने कमर से एक चाकू निकाला और चुपके से व्हाइट ड्रैगन के पेट में घोंप दिया। यानी उसने वो लड़ाई चीट करके जीती, जबकि पहले साफ
साफ कहा गया था कि इस लड़ाई में कोई हथियार नहीं चलेगा, सब अपनी ताकत से लड़ेंगे। लेकिन ब्लैक ड्रैगन और उसके लोग चाकू लेकर आए थे और उन्होंने व्हाइट ड्रैगन के कई लोगों को घायल कर दिया। जगह वहां खून से नहाने लग गई। तभी किसी ने पुलिस को इसकी खबर दे दी और पुलिस की पूरी टीम मौके पर आ पहुंची। हालात काबू में करने के लिए उन्होंने सबको जोरदार तरीके से पीटा और चेतावनी दे दी कि अगर आगे से किसी ने यहाँ फिर लड़ाई करने की कोशिश की तो हर कैदी की सजा 10 साल बढ़ा दी जाएगी। ऐसे करके आखिरकार लड़ाई को काबू में लाया गया। रात को व्हाइट ड्रैगन और उसकी पूरी टीम सोने चले गए, पर व्हाइट ड्रैगन एक कंबल बांधे लेटा था और उसने किसी को बताया तक नहीं था कि ब्लैक ड्रैगन ने उसे पेट में चाकू मार दिया था। हुआंग यह देखकर हैरान हुआ और बोला, आज तो बहुत गर्मी है, तुम कंबल क्यों ओढ़े हो? व्हाइट ड्रैगन ने कहा कि उसे ठंड लग रही है। फेंगली ने देखा कि व्हाइट ड्रैगन को तेज बुखार आ गया है और जब कंबल हटाते हैं तो उसके पेट पर बड़ा जख्म और अभी भी खून बहता हुआ नजर आया। वे दंग रह गए। तुरंत उन्होंने अपनी टीम को बुलाया और आसपास हर जगह दवा खोजनी शुरू कर दी, पर अफसोस किसी के पास भी कोई दवा नहीं थी। तब फेंगली दौड़कर उनके सेल के दरवाजे के पास गया और जोर से शोर मचाने लगा, अफसरों को बुलाओ ताकि किसी डॉक्टर को बुलाकर उसकी थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट करवाई जाए। फेंगली यहाँ जोर जोर से रो रहा था। वो घंटों तक चिल्ला चिल्लाकर किसी की मदद बुला रहा था। हर रात अफसर उनके सेल के बाहर ताला लगाकर चले जाते थे, इसलिए वे बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। इस बीच व्हाइट ड्रैगन फेंगली को शांत करते हुए उसको और बोला कि वो बेकार में कोशिश न करे, क्योंकि उसे पता है कि इस वक्त कोई भी अंदर आने वाला नहीं है। फिर उसने अपनी पूरी टीम से कहा कि वे इस मामले के बारे में कोई चिंता न करें और व्हाइट ड्रैगन ने फेंगली और हुआंग से कहा कि दोनों उसके पास ही बने रहें। फिर व्हाइट ड्रैगन उन्हें बताता है कि वह अच्छी तरह समझता है शायद यही उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। हो सकता है कि वह अब जिंदा न बचे, पर मौत से पहले वह दिल से उन्हें धन्यवाद कहना चाहता है। जेल में आने के बाद भी उसकी जिंदगी इतनी खास और खुशनुमा रही। उन्होंने उसे बहुत सुंदर यादें दी और वह उनके लिए बहुत खुश है। वे सब उसके लिए छोटे भाई जैसे हैं, इसलिए वह चाहता है कि वे सब अच्छे रहें। फिर वह फेंगली और हुआंग से रिक्वेस्ट करता है चाहे कुछ भी हो, वे ब्लैक ड्रैगन और उसकी टीम को नष्ट कर दें। दोनों मिलकर उनकी टीम की जिम्मेदारी संभालें और सबका ख्याल रखें। ये सब सुनकर फेंगली और हुआंग इमोशनल हो जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। फिर व्हाइट ड्रैगन उन्हें दोनों को अपने भाइयों जैसा बुलाकर कहता है कि वे उसके पास ही लेट जाएं। वो अपनी आखिरी सांसें अपने प्यारे लोगों के साथ लेना चाहता है। फिर हुआंग एंड फेंगली उसके पास ही लेट जाते हैं। वहाँ कोई और कुछ नहीं बोलता, सभी की आंखों से सिर्फ आंसू गिर रहे थे। धीरे धीरे सुबह होती है और पता चलता है कि उसने आखिरी सांसें ले ली हैं। ये खबर सुनकर उसकी पूरी टीम पर शोक छा जाता है, क्योंकि वे सब उसे बहुत प्यार करते थे। वही सुबह जब ब्लैक ड्रैगन और उसकी टीम नहाने के लिए आते हैं तो फेंगली और हुआंग उनसे मिलने जाकर बेतहाशा कुछ लोगों को मारने लगते हैं। उनका गुस्सा अब काबू में नहीं था। तब ब्लैक ड्रैगन फेंगली के सामने आता है और पूछता है, तुम लोग अकेले क्यों आए हो? तुम्हारे उस बेकार बॉस कहाँ है? फेंगली जवाब देता है, तुमने लड़ाई में चीटिंग करके हमारे बॉस को मार दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अगर हिम्मत है तो एक एक करके मुझसे लड़ो। ब्लैक ड्रैगन हंसकर कहता है कि उसके साथ लड़ने के लिए उसे पूरी टीम की जरूरत नहीं है, वो अकेला ही काफी है। कम से कम पहले दिखा कि तुम मुझे हरा सकते हो, वो कहता है। फेंगली चुनौती स्वीकार कर लेता है। तब ब्लैक ड्रैगन कहता है कि आज शाम हमारे बीच एक फाइट होगी जेल के टॉयलेट में, ताकि पुलिस को कुछ पता न चले, और इस फाइट में वह चाकू इस्तेमाल करेगा। अगर फेंगली चाहे तो वह भी चाकू लेकर आए, तभी फाइट में मजा आएगा, खून खराबा होगा। ये सब सुनकर फेंगली सारी शर्तें मान लेता है। फिर हम देखते हैं कि फेंगली और हुआंग थोड़े बहुत हथियार तैयार कर रहे हैं। फेंगली एक छोटी सी चाकू जैसी चीज बना रहा था। हुआंग उससे पूछता है कि तूने ब्लैक ड्रैगन को अकेले क्यों चैलेंज किया? तुझे अपनी पूरी टीम के साथ लड़ना चाहिए था। लेकिन फेंगली कहता है कि वह जानबूझकर अकेला लड़ना चाहता था। अगर फिर से दोनों ग्रुप बनकर भिड़ते तो बीच में पुलिस आकर उन्हें रोक देती और उसे बदला लेने का मौका नहीं मिलता। इसलिए अगर वो अकेले ब्लैक ड्रैगन को फाइनल में पाएगा तो उसे खत्म करने का सही मौका मिल सकता है। उसी शाम टॉयलेट में फेंगली और ब्लैक ड्रैगन की लड़ाई के लिए वे दोनों वेट कर रहे थे और फेंगली की टीम के कई लोग भी वहां मौजूद थे। फिर ब्लैक ड्रैगन अपने लोगों के साथ वहां आता है और पूछता है कि फाइट तो सिर्फ 2 लोगों के बीच होनी थी, तो फेंगली ने अपने साथ इतने लोग क्यों ले आए? उस वक्त फेंगली कहता है कि इस लड़ाई में सिर्फ वही भिड़ेगा, बाकी लोग बस दूर से देख रहे हैं, जैसे ब्लैक ड्रैगन ने अपने लोगों को साथ लाया है। फिर उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। ब्लैक ड्रैगन चाकू चलाने में बहुत माहिर था, इसलिए शुरू में फेंगली उसकी चालों का सामना नहीं कर पा रहा था। बार बार आगे बढ़ने की कोशिश में वह पीछे हटता रहा। बीच लड़ाई के ही दौरान ब्लैक ड्रैगन ने चाकू से फेंगली का हाथ काट दिया। हुआंग वहां बहुत परेशान हो गया। ब्लैक ड्रैगन फिर कहता है कि उन्होंने तो व्हाइट ड्रैगन को मार ही दिया था, अब फेंगली की भी बारी है। पर व्हाइट ड्रैगन की याद आते ही फेंगली के अंदर अचानक एक अनजानी ताकत जाग उठती है और ब्लैक ड्रैगन अब उसके सामने टिक नहीं पाता। फेंगली उस पर टूट पड़ता है और लगातार वार करता है। मद डॉग और ब्लैक ड्रैगन के साथ ही फाइट में कूदने लगते, लेकिन हुयांग चाकू दिखाकर कह देता है कि अगर यहाँ कोई भी फाइट की शर्तों को तोड़ने की कोशिश करेगा तो वही उसे चाकू से मार देगा। इसलिए किसी में हिम्मत नहीं बटी कि वे बीच में जाएं। फेंगली पीछे से ब्लैक ड्रैगन की गर्दन दबा देता है और तब तक कसकर रखता है जब तक वह दम तोड़ न दे।
कुछ ही देर में ब्लैक ड्रैगन वहीं मर जाता है। यह देखकर ब्लैक ड्रैगन की टीम में डर फैल जाता है। उसी समय पुलिस ऑफिसर वहां पहुंच जाते हैं। सभी कैदी घुटने टेक देते हैं और पुलिस उन्हें पीट पीट कर हालत काबू में कर देती है। कई घंटे बीतने के बाद फैंगली और हुयांग को अलग अलग सेल में बंद किया जाता है, क्योंकि दोनों पर ब्लैक ड्रैगन की मर्डर का आरोप है। वे दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं, जानते हैं कि उनकी सजा और बढ़ने वाली है। फिर भी अंदर से एक अजीब सी सुकून की भावना थी, क्योंकि उन्होंने एक टॉर्चर करने वाले को खत्म कर दिया था। यह उनके लिए बड़ी कामयाबी जैसी बात थी। कुछ ही देर बाद एक पुलिस ऑफिसर जो वार्डन था आकर उन्हें कुछ खाने को देता है। फिर वह उनके बीच बैठकर कहता है कि आज यही तुम्हारा यहाँ आखिरी दिन है, क्योंकि आज ही तुम्हें दूसरे प्रिजन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वहाँ के कैदी यहाँ से भी ज्यादा खतरनाक हैं और जेलें और भी भयानक हैं। तुमने यहाँ सबके सामने एक जिंदा आदमी की मर्डर की है, अब उसी का हिसाब तुम्हें भुगतना होगा। फैंगली तब वार्डन से पूछता है, ठीक है, तो तब आपकी सजा कहाँ थी? जब ब्लैक ड्रैगन ने हमारे बॉस को मार दिया और सुपाचाय को भी, जो मेरे लिए एक छोटा भाई जैसा था, तब आपने कुछ क्यों नहीं किया? वार्डन कहता है, यही तुम्हारी असली प्रॉब्लम है। ब्लैक ड्रैगन और उसकी टीम जानते हैं कि कैसे किसी को ऐसा मारना है कि वो बच जाए। वे इतनी निपुणता से मर्डर करते हैं कि उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिलता। पर तुमने जो किया, सबके सामने मर्डर की, उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। इसलिए मैं तुम दोनों को बस एक ही बात बताना चाहता हूँ, तुम्हारा बॉस और तुम्हारी पूरी टीम सच में बहुत अच्छे और नेक लोग थे। और जैसा तुम्हारा बॉस नेक और दृढ़ था, मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसी तरह बनो, अन्याय के खिलाफ खड़े रहो। और अगर सच्चाई कायम करने के लिए तुम्हें गंदा रास्ता अपनाना पड़े तो जान लो कि ऐसा करो कि सबूत न रहे। पर यह भी सच है कि इस जेल की जिंदगी से तुम वापस नहीं लौट पाओगे, नहीं तो यहीं तुम्हारी मौत होगी। वार्डन ये बातें दरअसल उन्हें तैयार करने के लिए कह रहा था। उसकी बातें सुनकर दोनों ने समझ लिया कि इस जेल में अपना जीवन किस तरह गुजारना होगा। फिर वार्डन चला जाता है और वे दोनों चैन से पेट भरकर खाना खाते हैं। कुछ देर बाद पुलिस 2 प्रिजन वैन लेकर आती है और पता चलता है कि फैंगली और हुआंग को अलग अलग और भी ज्यादा खतरनाक जेलों में ट्रांसफर किया जा रहा है। फैंगली और हुआंग सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। वे दोनों नई जिंदगी की लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रिजन वैन में बैठते हुए दोनों मन ही मन कसम खाते हैं, जब तक वे जिंदा हैं, किसी के सामने अन्याय दिखाई देने देंगे तो चुप नहीं बैठेंगे। वे अपने बॉस व्हाइट ड्रैगन की तरह न्याय के रास्ते पर खड़े रहेंगे और हर अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। और इसी तरह एक सस्पेंस और थ्रिलिंग एंडिंग के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है।